अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कैसे किया जाए कि उसमें पूरे नंबर हासिल कर सकें आप। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। ये मैं अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन के बाद सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, नज़म का खुलासा। तो ये एक चेक पेपर है जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। तो नज़म का खुलासा और सबक का खुलासा पहले कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका पेपर जो है ना स्पीडली होगा। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सवाल जो हैं बहुत मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करते हैं और बहुत जल्दी से कर सकते हैं आप इनको। नज़म का खुलासा भी छोटा होता है बाकी पेपर की निस्बत, और सबक का खुलासा भी। तो आप इन दोनों को करके पहले और बाकी पेपर की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो नज़म का खुलासा लिखने की पहली, आखिरी, वाहिद जो भी आप कह लें, एक ही ट्रिक है, वो ये कि आप अब लफ्ज़ों को हाईलाइट करें। लफ्ज़ों को हाईलाइट करने से यही होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने लाइनों की तरतीब ख़राब नहीं की, आपको मेन लफ्ज़ पता है कि इस खुलासे में क्या है, और इससे उसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और वो फ़ौरन पढ़ के आपके इंपॉर्टेंट वर्ड सही समझ जाएगा कि आपने सारी लाइन्स लिखी हैं, तरतीब भी सही है, सब कुछ सही है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। तो और फिर आ जाता है सबक का खुलासा। सबक के खुलासे में भी आपने यही करना है कि अल्फाज को हाईलाइट कर देना है। जैसे पहले पैराग्राफ में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, हर पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जब हाईलाइटेड होंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपने पैराग्राफ्स तरतीब से लिखे हैं और आपका सारा पेपर ठीक है। तो खुलासों में अमूमन जिनके अंदर हमने कोई हवाला ऐड नहीं करना होता, तो उनकी ये बात आपने याद रखनी है कि आपने उनके अंदर लाइनों की तरतीब अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर देनी। और इसी तरह से नज़म के खुलासे में भी आपने आगे पीछे नहीं करना होता। और दूसरी बात यह कि मुसन्निफ़ का नाम और शायर का नाम ये आपको याद होने चाहिए। ये बात तो आपने लाजमन याद करनी है। बुक के शुरू में भी दिए होते हैं चैप्टर के नाम के साथ उनके मुसन्निफ़ के नाम, तो आपने ये लाजमी याद कर लेना है। यहाँ से तो एग्जामिनर, अगर आपको ये भी नहीं आता होगा तो एग्जामिनर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा कि आपको ये नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे आगे। तो उसके बाद ये देख लें आप, सबक का खुलासा, सारे वर्ड हाईलाइटेड हैं तो इसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो 8 मार्क्स वैसे अमूमन हाईएस्ट होते हैं, और अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको 9 भी मिल सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है ख़तूत नवीसी। तो इसका तरीका आपको पता ही होगा, टीचर्स तो आपको बताते हैं। आपने इसमें एक बात ऐड कर लेनी है कि जिस शख्स को आप मुखातिब कर रहे हैं लेटर में, आपने वो मार्कर से लिखना है। और अस्सलाम वालेकुम के बाद एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आता, ये कॉमन मिस्टेक है, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करनी और अस्सलाम वालेकुम मार्कर से लिखना है। और जिन सवालों में हवाला जात आते हैं तो आप उनमें कोशिश करें कि आप उनमें लफ्ज़ हाईलाइट ना करें, क्योंकि उसमें कोटेशंस डली होती हैं तो पेपर वैसे ही अच्छा लगता है। और ये बकौल शायर को यहाँ पर बड़ा बड़ा करके लिखने का मकसद ये है कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिख लें, बस और कुछ नहीं है इसका मकसद। आप चाहें तो ना भी लिखें। तो बस ये ख़त है, तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स 9 होते हैं, जो कि अगर आप इतना बड़ा लिखेंगे ख़त तो आपको मिल ही जाएंगे। ख़त वैसे आप 2.5 पेजेस का लिखें, 3 पेजेस का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक साइड, ये सेकंड, और ये हाफ, तो यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो आपने ये देख के टेंशन नहीं लेनी कि इतना बड़ा कैसे लिखें। और फिर आपके पास आगे आ जाती है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह भाई, जब आप सबक के खुलासे के लिए मुसन्निफ़ का नाम याद करेंगे तो इसके लिए भी आपको याद हो जाएगा। सियाक़ व सबाक़ के लिए मतलब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कैसे लिखें। सियाक़ व सबाक़ की बस एक बात याद रखें कि आपके पास जो पैराग्राफ आया हुआ है तशरीह के लिए, आपने उससे पहले की 1-2 बातें और उसके बाद की 1-2 बातें बिल्कुल प्रिसाइज़ करके आपने लिख देनी है। यानी बता देना है कि इस चैप्टर में वो ये कह रहा था और इसके बाद ये हुआ था। इसके बाद तशरीह अमूमन अगर आप शुरू करें कि मुसन्निफ़ के नाम से, मुसन्निफ़ के तारुफ़ से, तो वो अच्छी रह जाती है। तो एग्जामिनर पे ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा बच्चे को मुसन्निफ़ के बारे में भी थोड़ा बहुत तारुफ़ है, तो ये अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे अब इब्ने इंशाह मुसन्निफ़ का नाम था, उसके नाम से शुरू किया कि उसका नाम क्या था। और ये ऐसे नहीं है कि आपको हर मुसन्निफ़ और हर शायर के बारे में सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ये ऐसी कुछ कॉमन बातें आप याद कर लें कि वो बहुत आला पाए के शायर थे, वो बहुत एक अजीम सफ़रनामा निगार थे, बहुत अजीम मुसन्निफ़ थे, उन्होंने ये किताबें लिखी। और बस इसी तरह की बातें 4-5 टिपिकल बातें जो कि आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये देखें। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है मज़ाह निगार, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शायर है, मुसन्निफ़ है, ये किस तरह का है। मुसन्निफ़ है, ये मज़ाह निगार है, तनकीद निगार है, या कोई सीरत पे किताबें लिखता है, उसकी मतलब टाइप पता होनी चाहिए। बस वो आप मार्कर्स हाईलाइट कर देंगे ना तो एग्जामिनर वहीं पे ही आपसे खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वही आपने कोटेशंस लिखनी है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर जो भी आपको आती हो। इनके लिए आपको स्पेशल टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि इनके लिए कोटेशंस आप याद करें, क्योंकि आप जब तशरीह वगैरह तैयार करके सेकंड ईयर तक पहुँचते आपको इतनी कोटेशंस आती होती हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ न्यू याद कर लें, बाकी आप जिस चीज़ के बारे में उस पैराग्राफ में बात की जा रही है ज़्यादातर, तो आप उस पे कोई भी कोटेशन लिख दें। नेक्स्ट पे आ जाता है, आप देख लें, आपने इस पेपर में देखा कि सबसे आखिर में तशरीह की गई है। वो इसलिए क्योंकि तशरीह में लिखना ज़्यादा होता है और मार्क्स उसके कंपैरेटिवली कम होते हैं। सबक के खुलासे के भी 10 नंबर हैं और तशरीह के भी 10 नंबर हैं, तो इसीलिए सबक का खुलासा हमने पहले लिखा ताकि वो 10 नंबर जो कि जल्दी हासिल किया जा सकता है उन्हें जल्दी जल्दी लिख लो।
تو یہ حصہ نظم آپ نے یہ ہیڈنگ دے دینی ہے، اور جیسے ابھی میں نے آپ کو ٹپ دی چھوٹی سی کہ آپ تشریح شاعر کے نام سے شروع کریں، مصنف کے نام سے شروع کریں، اس کے 1-2 اوصاف لکھ دیں، خوبیاں وغیرہ، اور یہیں سے ایگزامینر امپریس ہو جائے گا۔ اس کے بعد بس تشریح جو ہے آپ نے 1-1.5 صفحے کی کرنی ہے ایک شعر کی، اور نظم کی تشریح آپ یہاں دیکھیں گے کہ دونوں شعر کی کمبائن کی ہوئی ہے۔ کمبائن تشریح کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو کم محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ الگ الگ کریں گے تو آپ کو 2 پیجز، یہ 2 ایک شعر کے لیے اور 2 سائڈز اور دوسرے شعر کے لیے کرنی پڑیں گی۔ اب کمبائن میں کیا ہوا کہ 1 2 3 4 پیجز تو ہیں، مگر یہ اس طرح سے کہ مفہوم اور تشریح میں زیادہ حصہ چلا جاتا ہے اور آپ کو کم لکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ نظم کی تشریح جو ہے آپ کمبائن کر کے لکھ لیں۔ حصہ غزل کے لیے تو بھائی کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ نے الگ الگ کر کے لکھنی ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر کا نام ہم نے شروع کیا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھ کے، اور پھر ہم اپنے اصل شعر پہ آئے ہیں۔ اور اگر آپ کو پورا شعر نہ بھی یاد ہو اور بھول رہا ہو تو غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ نے 1 مصرع لکھ دیا۔ اگر آپ کا شعر ایسا ہے کہ جو کہ اس پوری کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو آپ پورا شعر لکھنے کی بجائے وہ مصرع لکھ دیں جو کہ اس کے اکارڈنگ ہو۔ تو جی یہ پہلے شعر کی تشریح 1.5 صفحہ، دوسرے کی بھی ایسے 1-1.5 صفحہ آپ نے تشریح لازمی کرنی ہے۔ اس سے آپ کو دیکھیں یہ 14 مارکس دیے ہوئے ہیں اینڈ میں۔ یہ ہر شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی ہے تقریباً۔ اور لاسٹ میں آ جاتا ہے مضمون۔ مضمون تو بھائی سیکنڈ ایئر کے پیپر کا سب سے مین ہوتا ہے، اسی لیے پیپر کو اسی طریقے سے اٹیمپٹ کریں جیسے اس پیپر میں اٹیمپٹ کیا گیا ہے۔ نظم کا خلاصہ، سب کا خلاصہ، اور پھر خط، اور پھر تشریح وغیرہ ختم کر کے اینڈ میں مضمون، یا کچھ بچوں کو مضمون تشریح سے پہلے کرنا پسند ہوتا ہے، تو جیسے آپ ایزی رہیں۔ آخری 2 سوالوں کو آپ اپنے انٹرچینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، باقی اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا پیپر یقیناً ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو مضمون تو بھائی آپ جتنا جلدی چاہیں، جتنا بڑا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ کو آتا ہو، تو مضمون کی خاص تیاری کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔